वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसाइकलिंग के सेक्टर में है। और रिसाइकलिंग ये सेक्टर में काफी स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट डिकेड के लिए राइट जो कंपनीज होगी ये सेक्टर की, उनको काफी एक बेनिफिट मिल सकता है। तो रिसाइकलिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट का पुश है और गवर्नमेंट का सेक्टर है। गवर्नमेंट ने ईपीआर के जो क्रेडिट्स है इसको आप देखोगे तो इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा जो जीएसटी है इसमें कट आया है 18% से 5% का। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर से जो फॉर्मल सेक्टर है या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पर काफी एक हैवी शिफ्ट चल रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग सेक्टर फॉर नेक्स्ट 1 डिकेड कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। और ये सेक्टर में जो लीडर्स होंगे, मुझे लगता है कि दे विल बी इमेंसली गेटिंग बेनिफिट ड्यू टू द गवर्नमेंट्स फोकस। इसमें यदि आप देखो तो अलग अलग कंपनीज आ जाती है, जैसे कि टीना रबर जैसी जो कंपनीज है वो जो रबर रिसाइकलिंग है या टायर रिसाइकलिंग है इस पे उनका फोकस है। गणेशा इकोस्फीयर जैसी जो कंपनीज है दे आर फोकसिंग मेजरली ऑन द प्लास्टिक रिसाइकलिंग। इसके अलावा यदि आप एंथनी वेस्ट करके एक जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल देखोगे तो दे आर इनटू म्युनिसिपल वेस्ट रिसाइकलिंग। पॉन्डी ऑक्साइड करके कंपनी जो है उनका जो फोकस है वो लेड रिसाइकलिंग का है। तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है विच आर इनटू डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग। रिसेंटली मैंने और एक इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिएट किया था विद द नेम ऑफ द कंपनी जेटेक, जहां पर दे टेक बेसिकली दिस डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स विच आर द वेस्ट मटेरियल्स और उसको रिसाइकल करते हैं। देन दे आर क्रिएटिंग द सस्टेनेबल पार्क्स या पब्लिक पार्क्स एंड अलग अलग उन्होंने मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो मैंने क्रिएट किया था, आपने यदि देखा नहीं होगा तो ये जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिए। बट आज के वीडियो में हम ऐसे एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका करंटली जो बिजनेस है दैट इज फोकस ऑन लेड। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी वो रिसाइकल करते हैं एंड कुछ पार्ट जो है वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग से भी आता है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो कंपनी है वो नेक्स्ट 4-5 इयर्स में काफी डाइवर्सिफाई कर रही है। दे आर गोइंग टू एंटर और ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ टायर रिसाइकलिंग। उन्होंने एक यूरोप में कंपनी खरीदी थी। इसके अलावा दे आर आल्सो एंटरिंग इनटू पेपर रिसाइकलिंग। उनका प्लान है एल्यूमिनियम में जो उनका करंटली रेवेन्यूज आ रहे हैं लगभग 9% के, उसको रैंप अप करना। इसके रिलेटेड एमसीएक्स जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है इस पे कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी चल रहे हैं। इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कंपनीज बेसिकली एंटरिंग इनटू वेरियस न्यू वेंचर्स, वेरियस न्यू टाइप ऑफ रिसाइकलिंग। और आप देखो तो काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये कंपनी के लगभग अलग अलग 7 कंट्रीज में प्लांट्स है। और यदि आप लास्ट 5 इयर्स का उनका हिस्ट्री देखोगे तो उनकी जो रेवेन्यूज है लगभग 23% सीएजीआर से ग्रो किए हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लगभग 57% से ग्रो किया है। एंड दिस कंपनी हैज ऑलवेज मेंटेन रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ मोर देन 25%। और आगे जाके भी कंपनी का एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर गाइडलाइंस है कि वो ऐसे ही बिजनेस में एंटर करेंगे, नए बिजनेस में, जहां पर देयर इज अ मिनिमम आरओसी या जिसको हम आरओई भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 25% का हो। सपोज आरओई कोई भी सेगमेंट में 25% के नीचे है देन जनरली दे अवॉइड एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। इंटरेस्टिंगली यदि आप देखो तो ये जो कंपनी के पैट के मार्जिन सिर्फ 3% के थे 2021 में, वो रैंप अप होके इंक्रीज होके करंटली लगभग 9% के हुए हैं। और इसलिए पीई में री रेटिंग भी हुआ है। और वैल्यू इंडिकेटर में हम स्प्रिंट ये जो फिलोसॉफी है उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफी आप देखोगे तो ये जो स्प्रिंट फिलोसॉफी की कंसेप्ट है ये कंपनी ने फॉलो की है। स्टार्टिंग फ्रॉम एस जो है दैट इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके बाद में हम पी री रेटिंग देखते हैं। इसके अलावा वो पर्टिकुलर कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी का, विच इज आर रेजिलेंट ग्रोथ इन देयर बिजनेस। इसके अलावा हम एक इन्फॉर्म स्कटल बेट भी करते हैं। तो ये जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसके रिलेटेड भी हमने स्कटल बेट किया था। वी हैव एक्चुअली वेंट इनटू देयर जयपुर का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, प्रोसेसिंग या रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, इसमें भी हमने रिसेंटली विजिट किया था लास्ट मंथ में। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रस्टेड एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट। तो दिस इज द स्प्रिंट फिलोसॉफी। इसके रिलेटेड जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। और हर वीडियो जैसे ये वीडियो में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिखिए टू शो योर मैसिव सपोर्ट। और यही उनका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, यदि आप देखो तो वो नंबर्स में भी दिखता है। करंटली कंपनी का जो टर्नओवर है वो लगभग 3800 करोड़ का है। कंपनी ने 300 करोड़ से ज्यादा आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट किया है। और इसी वजह से आप देखोगे तो उनका जो डेट टू इक्विटी है वो हार्डली कुछ है। कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और इसीलिए उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से मेंटेन की है। तो ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को वीडियोस पोस्ट करता हूं। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है वो हर वीक में मिलते रहे।
तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है ग्राविटा करके। तो ये वीडियो में हम ग्राविटा का जो बिजनेस मॉडल है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, बट काफी अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेक्टर में करंटली क्या चल रहा है, क्यों टेलविंड्स आए ये सेक्टर में, और ये टेलविंड्स की वजह से ग्राविटा के बिजनेस को कैसे बेनिफिट हो सकता है, कंप्लीट कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो वीडियो है उसका क्या क्या अलग अलग पार्ट्स मैंने डिवाइड किया है, क्या ओवरव्यू है ये पर्टिकुलर वीडियो में हम जो अलग अलग चीजें को कवर करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद द ग्राविटा का बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट ग्राविटा डज एंड व्हाई इट मैटर्स, देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाई द सेक्टर इज इंटरेस्टिंग एंड अभी करंटली कुछ रेगुलेटरी टेलविंड्स आई है एंड देयर इज गोइंग टू बी अ मार्केट शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। इसके अलावा हम फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे, हिस्टोरिकली कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है एंड व्हाट आर देयर आगे के प्लान। 2029 का कंपनी ने कुछ एक टारगेट भी रखा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उनका कैपेसिटी कितना आ रहा है आगे जाके, उसके लिए वो कितना कैपेक्स कर रहे हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल में क्या क्या अलग अलग ऑप्शनलिटीज आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने उनके जो रेवेन्यूज है वो आगे जाके वो कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इंडिया के अलावा कंपनी और कौन कौन से कंट्रीज में एंटर कर रही है, एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट ये कंपनी में क्या क्या अलग अलग रिस्क हो सकते हैं। सो लेट्स गेट डीप डाइव इनटू ग्राविटा's बिजनेस मॉडल। तो ग्राविटा का यदि आप बेसिक बिजनेस मॉडल देखोगे तो उनके लगभग 80% के जो रेवेन्यूज करंटली है वो लगभग आप देखो तो लीड रिसाइकलिंग से आते हैं, और इसके अलावा लगभग 9% के जो रेवेन्यूज है वो एल्यूमिनियम से आते हैं, एंड बाकी लगभग 4% के जो रेवेन्यूज है वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग से आते हैं। तो रिसाइकलिंग ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में मैं आपको 2 to 3 की पॉइंटर्स देता हूं विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनी रिसाइकलिंग कंपनी। तो इसमें बेसिकली दो चीजें होती है, एक हो गया आपका सोर्सिंग और दूसरा हो गया आप किसको ये रिसाइकल मटेरियल बेच रहे हो। तो सोर्सिंग में क्या आ जाता है कि बेसिकली आप कहां से ये जो रॉ मटेरियल है या बेसिकली जो रिसाइकल करने के लिए मटेरियल आप कहां से प्रोक्योर कर रहे हो। इंडिया में यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो रिसाइकलिंग सेक्टर है वो काफी अनऑर्गेनाइज्ड है और रॉ मटेरियल का प्रॉपर यहाँ पर कलेक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए आपका सोर्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यदि आप देखो तो ग्राविटा के केस में दे हैव द ग्लोबल सोर्सिंग पॉलिसी। काफी आप देखो तो ये जो उनका मटेरियल है या रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करते हैं उनके अफ्रीका में यहाँ पे अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स है। इसके अलावा वो कुछ सोर्सिंग जो है वो मिडिल ईस्ट से भी करते हैं एंड रिमेनिंग जो सोर्सिंग है वो इंडिया से कर रहे हैं। इंक्रीमेंटली इंडिया की जो सोर्सिंग है वो इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में रिसेंटली एक जीएसटी का कट भी आया है। मैं वीडियो में आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा डिटेल में कि जो जीएसटी में यहाँ पर चेंज आ रहे हैं जो रिसाइकल्ड बेसिकली मटेरियल से उसमें, उसके वजह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कैसे मार्केट शेयर गेन करेगा कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एनी रिसाइकलिंग कंपनी इज टू अंडरस्टैंड देयर सोर्सिंग पॉलिसीज एंड सोर्सिंग डाइवर्सिफाइड होना चाहिए एंड सोर्सिंग शुड बी वेरी लो कॉस्ट सोर्सिंग बिकॉज जनरली क्या हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स है वो ट्रेडर से यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदते हैं एंड ट्रेडर से सपोज आप खरीदोगे तो आपको जनरली जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिलेगा एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दैट्स व्हाई गो इनटू द लॉसेस। इसीलिए आपका खुद का कलेक्शन सेंटर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन आइदर यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज या इंडिया में भी आप लोकली सोर्स कर सकते हो। इंडिया में लोकल सोर्सिंग इज बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू इंपोर्ट्स, इसीलिए जो कंपनी है उसका आप देखो लगभग 50% से भी ज्यादा जो है बेसिकली दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आगे जाके जैसे जीएसटी का बेनिफिट पास ऑन होगा उसके बाद में इंडिया का जो सोर्सिंग का परसेंटेज है आउट ऑफ द टोटल सोर्सिंग वो आगे जाके बढ़ेगा, बट करंटली आप देखोगे तो इट इज प्रीडोमिनेटली इंपोर्ट फोकस जो सोर्सिंग होता है रॉ मटेरियल्स का ग्राविटा इंडिया के लिए। बट जो इंपोर्ट का ये जो मैकेनिज्म है इट इज नॉट फिजिबल फॉर ऑल द स्मॉल प्लेयर्स बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है एंड बेसिकली आपको इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए फंड्स लगते हैं विच इज नॉट अवेलेबल विद ऑल द स्मॉलर प्लेयर्स बिकॉज आपको पहले तो वो कोई दूसरे कंट्री में प्रोक्योर करना है, वहां से वो मटेरियल इंडिया में भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टाइम लग जाता है, वो कंट्री में ये जो मटेरियल है उसको स्टोर करना पड़ता है। तो ये जो साइकिल है वो सारे स्मॉलर प्लेयर्स जो है उनके लिए फिजिबल नहीं है, इसलिए जो स्मॉलर प्लेयर्स है दे जनरली इंपोर्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स और ट्रेडर्स यहाँ पर हायर कॉस्ट पे जो मटेरियल है उनको बेचते हैं और इसलिए जो स्मॉल प्लेयर्स है उनकी जो मार्जिन है वो काफी थिन होते हैं कंपेयर टू ग्राविटा के केस में उनके मार्जिन अच्छे हैं बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इनटू वर्किंग कैपिटल या दे हैव इन्वेस्टेड इन डिफरेंट जो सोर्सिंग मैकेनिज्म है इन डिफरेंट कंट्रीज। तो यदि आपको कोई भी रिसाइकलिंग की कंपनी को अंडरस्टैंड करना है तो आप उनके सोर्सिंग को अंडरस्टैंड करो। इसके अलावा द सेकेंड पार्ट इज ये जो प्रोसेस मटेरियल से रिसाइकल मटेरियल से वो किसको बेच रहे हैं, क्या वो अगेन ट्रेडर्स को बेच रहे हैं या क्या वो ओईएम्स को बेच रहे हैं। तो
इन केस ऑफ ग्राविटा यदि आप देखो तो उनका लगभग 40 to 50% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो ओईएम से आते हैं। तो ओईएम में यदि आप देखो तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लेड, तो लेड में अमराजा हो गया या एक्साइड, ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, they have to use certain percentage of recycled lead in while manufacturing those batteries। तो सपोज उनका जो टाइप है ग्राविटा जैसे रिसाइकलिंग कंपनीज का वो ओईएम से है, तो उनको एक अश्योर्ड बिजनेस मिलता है और एक अश्योर्ड वॉल्यूम मिलता है। एंड इसके अलावा उनकी जो प्राइसिंग है वो भी बेटर हो जाती है कंपेयर टू इफ दे आर सेलिंग टू एनी ट्रेडर। ट्रेडर के केस में आप देखो तो दो चैलेंजेस आते हैं, एक तो प्राइस की अनसर्टनिटी रहती है और दूसरी वॉल्यूम की भी अनसर्टनिटी रहती है, कोई लॉन्ग टर्म का बिजनेस नहीं होता। इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोर्सिंग ऑफ द कंपनी एज वेल एज ये जो प्रोसेस रॉ मटेरियल से या रिसाइकल मटेरियल से वो कंपनी किसको बेच रही है। ओईएम रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 to 2% या अप टू 3% आपके मार्जिन में बेनिफिट मिल सकता है या थोड़े मार्जिन बेटर हो सकते हैं कंपेयर टू इफ यू आर सेलिंग दैट टू ट्रेडर्स। तो ग्राविटा के केस में यदि आप देखोगे तो उनके पास 1900 टच पॉइंट्स है ग्लोबली, जहां से ये अलग अलग जो स्क्रैप है उसको प्रोक्योर करते हैं। एंड इसके अलावा फिर देन ये जो स्क्रैप है वो उनके 12 रिसाइकलिंग जो प्लांट्स है इंडिया एंड अदर कंट्रीज में, ये प्लांट्स में ये जो रॉ मटेरियल है या स्क्रैप है इसको प्रोसेस किया जाता है। एंड प्रोसेस करने के बाद ये जो स्क्रैप है वो उनके अलग अलग ओईएम्स एंड जो बाकी कस्टमर्स है उनको ये कंपनी सेल करती है। यदि आप ग्राविटा के केस में देखोगे तो कंपनी के पास मोर देन 200 कस्टमर्स है डोमेस्टिकली एंड मोर देन 90 कस्टमर्स है ओवरसीज। और इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी करंटली मोर देन 36 कंट्रीज में उनके जो ये प्रोसेस मटेरियल से रिसाइकल मटेरियल से वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही है। अभी हम क्विकली देख लेते हैं कंपनी का 2029 तक का क्या विजन है। तो यदि आप देखो तो कंपनी के करंटली मेजरली जो रेवेन्यूज आते हैं लगभग 80% के रेवेन्यूज वो लेड से ही आते हैं, बट कंपनी का ये प्लान है कि 2029 तक लगभग जो 30% के रेवेन्यूज है वो नॉन लेड बिजनेस से आने चाहिए, जहां पे वो अलग अलग बिजनेसेस को यहाँ पर रैंप अप करने वाले हैं। दे आर एंटरिंग इनटू अ टायर रिसाइकलिंग और दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ टायर रिसाइकलिंग बाय एक्वायरिंग वन कंपनी इन यूरोप। इसके अलावा उनका जो टारगेट है कि वॉल्यूम का जो सीएजीआर होगा 2029 तक वो एटलीस्ट 25% का होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 35% से ज्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कंपनी का जो आरओआईसी का फोकस है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल वो एटलीस्ट मिनिमम 25% होना चाहिए। यदि आप देखो तो करंटली कंपनी का जो वैल्यू एडेड है वो लगभग 46% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से आते हैं। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कंपनी का इनिशियली यदि आप देखो लगभग 40-41% के जो रेवेन्यूज है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आते थे, जो रैंप अप होकर अभी 46% हुआ है। एंड 2028 तक आप देखोगे तो उनका प्लान है टू रीच 50% ऑफ द रेवेन्यूज बाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी आप देखो तो थोड़े मार्जिन जो होते हैं वो बेटर होते हैं कंपेयर टू कंप्लीट कमोडिटी प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी आप देखोगे तो वहां पे कस्टमाइज लेड अलॉयज आ जाते हैं, लेड ब्रिक्स आती है, रेड लेड आता है, लेड शीट्स है, लेड ऑक्साइड है, कस्टमाइज एल्यूमिनियम अलॉयज है, इसके अलावा प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स है। एंड कंपनी इज आल्सो प्लानिंग फॉर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 7 लाख मेट्रिक टन बाय 2029, जो करंटली लगभग 3.4 लाख है। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी के पास करंटली 12 रिसाइकलिंग की जो फैसिलिटीज है वो अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल है। 4 अलग अलग उनके वर्टिकल्स है, 1900 से ज्यादा उनके ग्लोबल टच पॉइंट्स है। एंड करंटली जैसे कि मैंने पहले बताया कि 47% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो कस्टमाइज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आते हैं। करंट उनका यदि आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो लगभग 63% का है। एंड 40% उनकी जो कैपेसिटी है वो ओवरसीज है, यानी इंडिया से बाहर है। एंड आगे जाके उनके जो ग्रोथ का प्लान है इसमें दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन एक्सपांडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ग्लोबली अपार्ट फ्रॉम द एक्सपांशन इन इंडिया। इसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपनी के बिजनेस में बैरियर्स टू एंट्री क्या है। ये इन अवर स्प्रिंट फिलोसफी वी कॉल इट एज अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये बिजनेस में क्या सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्विकली। तो यहाँ पर यदि आप देखो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपका कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सोर्सिंग का कॉस्ट है वो जनरली इंपोर्ट से थोड़ा लोअर है कंपेयर टू डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। और यदि आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट का लाइसेंस लगता है जो हर एक रिसाइकलिंग कंपनी के पास नहीं है। सो आपको इंपोर्ट का लाइसेंस लगता है, दैट इज बैरियर टू एंट्री। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री बैरियर इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इज आपको ओईएम का अप्रूवल लगता है। विल डिस्कस ऑन दिस ओईएम अप्रूवल पॉइंट इन डिटेल गोइंग अहेड इन दिस वीडियो। इसके अलावा आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगता है, यानी
आपको कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाना है, इसके अलावा आपको आपके कॉस्ट पे कंट्रोल रखना है। सपोज आपके प्लांट से हम इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आपके जो प्लांट्स है वो स्ट्रेटेजिकली आपको पोजीशन करने हैं जो आपके क्लाइंट्स के भी पास हो और वो आपके जो सोर्सिंग का नेटवर्क है उससे भी पास हो, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो इंडस्ट्री में काफी हेवी होता है, बिकॉज ये जो सारे मटेरियल से लेड रिलेटेड या मेटल्स रिलेटेड दे आर ऑल हैवी मेटल, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो सपोज आपके जो प्लांट्स है इफ दे आर नॉट स्ट्रेटेजिकली पोजिशन तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में ही काफी खर्चा हो जाएगा, which will heavily impact your margins. इसीलिए where to put up that plan and how to basically take advantage of economies of scale is very important to basically get the decent margins in the recycling industry. इसके अलावा another entry barrier for this industry is capability to develop the customized products. तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो कंपनी का वैल्यू एडेड का परसेंटेज लगभग 41% का था 2022 में, जो इंक्रीज होकर लगभग करंटली 46 to 47% का है, और आगे जाके कंपनी का प्लान है टू फर्दर इंक्रीज टू 50% बाय FY 28-29। तो इससे उनके जो मार्जिन है वो भी थोड़े बढ़ जाएंगे। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डीपली अबाउट कि जो OEMs है इसके रिलेटेड एंट्री बैरियर क्या है ये इंडस्ट्री में, क्यों कोई भी नया जो रिसाइकलिंग कंपनी है वो इजीली ये इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकता। सपोज कोई नया प्लेयर एंटर करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो क्यों सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो सकता, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विथ रिस्पेक्ट टू OEMs अप्रूवल। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले कहा कि ये बेसिकली इंडस्ट्री में दो चैलेंजेस है, एक सोर्सिंग का चैलेंज है और दूसरा OEM के अप्रूवल्स का चैलेंज है। तो यहाँ पे आप ग्राविटा का ही केस देखोगे तो ग्राविटा को भी लगभग 12 to 13 इयर्स के बाद लगभग उनको एक्साइड से अप्रूवल मिला था फॉर देयर लेड रिसाइकल जो प्रोडक्ट्स है वो। यहाँ पे एक्साइड जो एक लेड बैटरी मैन्युफैक्चरर है तो ये अप्रूवल के लिए काफी टाइम चला गया। इसके बाद में आप अमराजा का अप्रूवल देखोगे तो लगभग उनको 4 इयर्स में मिला था। और इसके अलावा मारुति जैसी जो जायंट कंपनीज है यहाँ पर उनका बेसिकली एक एल्यूमिनियम रिलेटेड भी रिसाइकलिंग, वो यहाँ पर रिसाइकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिसको ADC 12 करके कहा जाता है, ये बेसिकली अलॉय है। तो इसके रिलेटेड ग्राविटा को अब तक अप्रूवल ही नहीं है मारुति से, बिकॉज मारुति का जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है यहाँ पे उनके पास ऑलरेडी 3 वेंडर्स है एंड मारुति डोंट वांट टू ऐड अ एडिशनल 4th वेंडर। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इट इज वेरी हाई एंट्री बैरियर टाइप ऑफ अ बिजनेस फॉर द OEM। आप यही जो मारुति का सिचुएशन है वो आप एक्साइड के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, दैट ऑलरेडी ग्राविटा को यहाँ पर एंट्री मिली है बट नए प्लेयर को एंट्री मिलना इज नॉट वेरी इजी। और इसलिए क्या होगा कि इंक्रीमेंटल जो भी वॉल्यूम्स आएंगे एक्साइड या अमराजा या उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के, वो सारे उनके एग्जिस्टिंग सप्लायर्स को ही मिलेंगे और इसकी वजह से आप देखो तो वो सप्लायर काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे कंपेयर टू जो नए सप्लायर्स है, दे वोंट गेट द एंट्री। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि OEMs के केस में जनरली जो मार्जिन्स है वो थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू कंप्लीट कमोडिटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए, या सपोज यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द ओनली ट्रेडर्स जहां पे जो फोकस है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में नहीं होता है। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट की ड्राइवर फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, जहां पर बेसिकली एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यदि आप देखो तो 2016 में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लगभग सिर्फ 20% का था एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर 80% का था, विच हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 80% टू 60% फॉर द अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज लगभग 40% का है। एंड आगे जाके ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो 40% का करंटली है या 35 to 40% का है, जो आगे जाके इंक्रीज होकर अप टू 70% हो सकता है। तो ये लगभग जो डबल होने वाला है ऑर्गेनाइज सेक्टर 35% टू 70%, तो ये जो इंक्रीमेंटल शिफ्ट होने वाला है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, इसका लगभग 15% जो है इसको कैटर करने का प्लान है या मार्केट शेयर लेने का प्लान है ग्राविटा का। करंटली भी उनका लगभग 15% का मार्केट शेयर है। तो आगे जाके सपोज ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो डबल हो जाता है तो ग्राविटा का भी यदि आप देखो तो रेवेन्यूज या जो वॉल्यूम्स है वो डबल हो जाएंगे। और ये जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसमें 2-3 की रीजन है। फर्स्ट यदि आप देखो तो गवर्नमेंट ने कुछ बैटरी मैनेजमेंट या जो वेस्ट बैटरीज होती है उनकी रिसाइकलिंग के लिए रिलेटेड कुछ रूल्स लाए थे, दैट इज वन की ड्राइवर। इसके अलावा EPR जो है यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी इंट्रोड्यूस किया था। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पर जो GST के रेट से यहाँ पर भी कट हुआ है, तो बेसिकली जो गैप है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर ये आगे जाके कम होगा। क्या हो जाता है बेसिकली, सपोज जो लीड की प्राइस है वो 100 रुपीज की है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बेसिकली GST पे नहीं करता,
तो वो 100 रुपीज का जो रॉ मटेरियल है वो में भी 105 या 110 रुपए में यहाँ पर सेल कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज वो इतना हायर प्राइस पे नहीं सेल कर सकते, बिकॉज उनको जीएसटी देना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये जो जीएसटी है उसका जो गैप है वो जैसे जैसे कम होते जाएगा, उसके वजह से क्या होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आगे जाके काफी कम होगा कंपेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा जो एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे भी क्रेडिट जनरेट करने के बाद ये जो रिसाइकलर्स है उनको एक एडिशनल रेवेन्यूज जो है वो आगे जाके मिलेंगे। इसी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी एंड दे कैन कॉम्पीट वेरी हेवीली कंपेयर टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच इज अ डोमिनेटिंग सेक्टर इन इंडिया एटलीस्ट। अभी हम कंपनी के थोड़े क्विकली डिटेल्स देख लेंगे कि कंपनी का ग्लोबली कैसे प्रोक्योरमेंट का नेटवर्क है, कौन कौन से कंट्रीज से वो प्रोक्योर करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये इमेज में देखोगे तो बेसिकली उनके 33 अलग अलग ओन यार्ड से फॉर द प्रोक्योरमेंट 1900 टच पॉइंट्स है एंड टोटल वो लगभग 2,87,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा जो स्क्रैप कलेक्शन है वो एवरी ईयर करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंटली यदि आप देखो तो एशिया से वो 41,000 मैट्रिक टन का यहाँ पर कलेक्शन करते हैं, जहाँ पे उनके 5 यार्ड से और 1000 से ज्यादा टच पॉइंट्स है। अफ्रीका में यदि आप देखोगे तो अफ्रीका से वो 98,000 मैट्रिक टन का यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करते हैं, जहाँ पे उनके 27 ओन यार्ड से और 850 से ज्यादा टच पॉइंट्स है। यूरोप से वो लगभग 4,500 मैट्रिक टन को प्रोक्योर करते हैं, जहाँ पे उनकी 15 से ज्यादा टच पॉइंट्स है। अमेरिका में लगभग 42,000 मैट्रिक टन का है प्रोक्योरमेंट और 30 से ज्यादा टच पॉइंट्स है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1300 मैट्रिक टन का यहाँ पर वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, जहाँ पे उनके लगभग 5 से ज्यादा टच पॉइंट्स है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर कस्टमर साइड। तो यदि आप देखो ग्राविटा के केस में लगभग ग्राविटा डिलीवर्स 2.03 लाख मैट्रिक टन रिसाइकल प्रोडक्ट्स एनुअली टू डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पे एशिया में लगभग 54,000 मैट्रिक टन जो है जो बेसिकली वो सेल करते हैं अलग अलग 285 कस्टमर्स को अक्रॉस 15 कंट्रीज। मिडिल ईस्ट को आप देखो तो 33,000 मैट्रिक टन का सेल है एनुअली, लगभग 30 कस्टमर्स है 6 कंट्रीज में। यूरोप में वो लगभग 5,200 मैट्रिक टन का सेल करते हैं 19 कस्टमर्स को इन 10 डिफरेंट कंट्रीज। एंड यूएस में यदि आप देखो लगभग 11,000 मैट्रिक टन का सेल है 6 कस्टमर्स को फॉर 3 कंट्रीज। इसके बाद में यदि आप उनके अलग अलग कस्टमर्स देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग कस्टमर्स है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अमराजा उनका बड़ा कस्टमर है, एक्साइड उनका कस्टमर है। इसके अलावा टाटा का एक बैटरी का डिवीजन है, उसमें भी वो आप देखो तो सप्लाई करते हैं ये जो रिसाइकल लेड है। इसके अलावा टीवीएस जैसे उनके कस्टमर्स है, या आप देखो तो हिताची है। और इसके अलावा भी काफी अलग अलग इंटरेस्टिंग कस्टमर्स है फ्रॉम द वायरिंग सेगमेंट। दे हैव द कस्टमर्स लाइक पॉलीकैप हो गया या केईआई है, इसके अलावा नीलकमल है या पैनासोनिक है या फिलिप्स है। तो बहुत अलग अलग डाइवर्स कस्टमर्स है। तो कंपनी के प्रोक्योरमेंट नेटवर्क के और जो कस्टमर्स है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने के बाद अभी हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का आगे जाके क्या एक्सपेंशन का प्लान है, उसके लिए बेसिकली वो कैपेक्स कितना कर रहे हैं और क्या क्या सेगमेंट्स में वो एंटर कर रहे हैं। तो कंपनी का 2028 तक का यदि आप देखोगे तो लगभग 1225 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। इनिशियली लगभग ये 1500 करोड़ का था, बट यहाँ पर उन्होंने थोड़ा कैपेक्स यहाँ पर रिड्यूस किया है, not because of they are not expanding the same capacities compared to earlier। कैपेसिटी एक्सपेंशन सेम ही होगा, बट कैपेक्स के अमाउंट में यहाँ पे थोड़ा रिडक्शन हुआ है बिकॉज दे आर फोकसिंग मोर ऑन अ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कंपेयर टू ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। तो ग्रीनफील्ड में क्या होता है कि आपको कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच नई फैक्ट्री लगानी पड़ती है, वर्सेस इन ब्राउनफील्ड में क्या होता है कि ऑलरेडी आपकी फैक्ट्री एग्जिस्टिंग है, जहां पे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में ही आप एडिशनल जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर लगा रहे हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट उनकी कैपेक्स के क्या क्या डिटेल्स है। तो करंटली यदि आप देखो तो कंपनी का जो स्टेटस है इसमें उनका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो लगभग 3.4 लाख मैट्रिक टन है एज ऑफ 2025 सितंबर, और उनका टारगेट जो है वो इसको लगभग डबल करना है, 7 लाख मैट्रिक टन तक लेके जाना है 2028 तक। तो यहाँ पे उनका 2028 तक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 1225 करोड़ के कैपेक्स का प्लान है। इसमें से 850 करोड़ का जो कैपेक्स है वो उनके एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स में होगा, जहाँ पे लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और रबर आ जाएगा। और जो नए वर्टिकल्स है इसमें बैलेंस कैपेक्स होगा जो लगभग 400-450 का कैपेक्स होगा, जिसमें लिथियम आयन, पेपर और स्टील ये नए सेगमेंट्स होंगे। तो कैपेक्स के डिटेल्स यदि आप देखो तो मुंद्रा में लेड रिलेटेड उनका एक कैपेक्स चल रहा है, जहाँ पे फेज 1 में वो एडिशनल 30,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी डालने वाले हैं। एंड जो फेज 2 है जो लगभग ये जैन मंथ के एंडिंग तक हो जाएगा, जिसमें वो 50,000 टन पर एनम तक का कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं। इसके अलावा फागी में भी वो लेड रिलेटेड एक 45,000 मैट्रिक टन पर एनम का एक कैपेसिटी यहाँ पे ला रहे हैं। एंड जो नया डिवीजन है एक पायलट प्लांट वहाँ पे उन्होंने शुरू किया है मुंद्रा में, जो Q3 2026 तक शुरू हो जाएगा, बट दिस कैपेसिटी स्पेसिफिकली फॉर द
लिथियम आयन रिलेटेड जो रिसाइकलिंग है, जो कंपनी का एक नया डिवीजन है। रबर के रिलेटेड यदि आप देखो तो कंपनी ने ऑलरेडी एक कंपनी को एक्वायर किया है इन रोमानिया, जो यूरोप में है, और करंटली बेसिकली जो ऑपरेशन है उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा मुंद्रा में और एक रबर रिलेटेड कंपनी एक फैसिलिटी लेके आ रही है जो Q4 2026 तक कमीशन हो जाएगी। तो ये जो सारे कैपेक्स है वो करने के बाद कंपनी का ये यहाँ पर 2029 का गाइडेंस है कि उनका जो वॉल्यूम का ग्रोथ है वो लगभग 25% का होना चाहिए CAGR 2029 तक। जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है वो 35% से ज्यादा होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो एटलीस्ट 25% से ज्यादा होना चाहिए इन न्यू डिविजन्स एज वेल एज इन द एग्जिस्टिंग डिविजन्स। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो कंपनी है उसका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डेट नहीं है। सारा जो आप देखो तो उन्होंने अब तक का एक्सपेंशन जो है 3.4 लाख मेट्रिक टन तक का उनका जो प्रोसेसिंग का कैपेसिटी है वो इंटरनल अप्रूवल से ही किया है, और इसलिए मुझे लगता है कि उनका बैलेंस शीट काफी अच्छा स्ट्रांग है। और ये जो आगे जाके लगभग 1200 का उसका कैपेक्स है, मुझे नहीं लगता है उनको बहुत यहाँ पर कुछ इशू आ सकते हैं रिलेटेड दिस कैपेक्स, बिकॉज मोस्टली लगभग 2/3 ऑफ द जो कैपेक्स है वो एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज के लिए ही है, जो लेड रिलेटेड उनका रिसाइकलिंग का है, और इसमें ऑलरेडी उनको काफी एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टाइज है। और लगभग 1/3 का जो कैपेक्स है 450 करोड़ का वो यहाँ पर नए डिविजन रिलेटेड है। यदि हम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री रिलेटेड 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट रिस्क है इसके बारे में देखेंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इज बेसिकली रॉ मटेरियल की, या जो बेसिकली स्क्रैप होता है या रिसाइकल मटेरियल होता है या मेटल की जो बेसिकली एक वोलेटिलिटी होती है, ये एक बिगेस्ट रिस्क होता है। तो इसके रिलेटेड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि उनका जो भी यहाँ पर प्रोक्योरमेंट होता है उसके सामने सामने वो उसको कंप्लीटली हेज कर देते हैं LME में, या फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको वो सामने सेल कर देते हैं। इसी वजह से जो रॉ मटेरियल का रिस्क है वो उनके लिए न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये चार्ट में देख सकते हो कि जो लेड का प्राइस है वो वोलेटाइल है, बट कंपनी के जो मार्जिन है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर स्टेबल ही रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि सेकंड बिगेस्ट रिस्क फॉर दिस कंपनी इज रिस्क ऑफ फायर। तो जनरली फायर का ये जो रिस्क है वो कौन कौन से सेगमेंट में होता है, मोस्टली वो रबर रिसाइकलिंग में या टायर रिसाइकलिंग में हो सकता है, और लिथियम आयन रिसाइकलिंग में होता है। तो रबर या टायर रिसाइकलिंग में जनरली क्या होता है कि पहले बैच प्रोसेस था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2025 में ये जो बैच प्रोसेसिंग है रबर रिसाइकलिंग का, इस पे बैन किया है, एंड कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग ही होना चाहिए, या बेसिकली इसको पायरोलिसिस का प्रोसेस कहा जाता है, यही टाइप से रिसाइकलिंग होना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक तो जो अनऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर निकल जाएगा ये इंडस्ट्री से, और यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम जो रिस्क था फायर का वो बैच प्रोसेसिंग में आता था, और कंपनी का भी आगे जाके जो प्लांट है जो इंडिया में वो सेटअप कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए ही है, एंड दे हैव ऑलरेडी असेस्ड दिस रिस्क ऑफ द फायर इन केस ऑफ टायर्स। इसके अलावा लिथियम आयन में भी आप देखो तो जनरली जो फायर का रिस्क है वो यहाँ पर काफी बड़ा एक रिस्क हो सकता है, एंड कंपनी इज करंटली बेसिकली इन दैट स्टेज ऑफ असेसिंग दैट रिस्क, एंड ये रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसके ऊपर वो करंटली वो वर्किंग कर रहे हैं। लेड हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, जो मेटल का बेसिकली रिसाइकलिंग होता है उसमें जनरली कोई भी फायर रिलेटेड रिस्क जनरली नहीं होता है। मोस्टली द फायर रिलेटेड रिस्क इज इनटू द लिथियम आयन एंड एज वेल एज ऑन द टायर रिसाइकलिंग, जहां पर कंपनी इज प्लानिंग टू मिटिगेट दैट रिस्क बाय adopting better and better technology which is not actually available, or that funds are not available in the unorganized or smaller players. So let's summarize this video on the Gravita India. तो ये वीडियो में हमने ये देखा कि पहले बेसिकली कोई भी रिसाइकलिंग कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स कि कंपनी का सोर्सिंग पॉलिसी क्या है, और कंपनी OEMs को यहाँ पर उनका जो मटेरियल है वो बेच पा रहे हैं या नहीं, या उनको अप्रूवल्स है या नहीं OEM से। इसके अलावा वी हैव चेक्ड कि कंपनी का 2029 तक का क्या विजन है, इसके लिए कंपनी क्या क्या कैपेक्स कर रही है, उनका रेवेन्यू, उनका वॉल्यूम का और प्रॉफिटेबिलिटी का क्या गाइडेंस है। दे हैव द बेसिक बेंचमार्क ऑफ 25% ऑफ ROE फॉर देयर ऑल द डिविजन्स। इसके अलावा कंपनी 30% आगे जाके उनका जो बिजनेस है वो नॉन लेड रिलेटेड जो सेगमेंट्स है उनसे लाने का कंपनी का प्लान है, जिसपे दे आर एंटरिंग इनटू न्यूअर बिजनेस सेगमेंट, जैसे कि उसमें टायर रिसाइकलिंग हो गया, या इसके अलावा पेपर रिसाइकलिंग हो गया। They are also planning for copper recycling if it is feasible and generating 25% return on invested capital. Then we have also discussed about company के अलग-अलग कहाँ-कहाँ पे processing facilities है and कहाँ-कहाँ से वो basically उनका procurement करती है अलग-अलग countries से for their basic जो scrap आता है। काफी उनका बड़ा capacity है in Africa, and इसके अलावा they are also diversifying for the procurement of the raw material in India as well. इसके अलावा we have also discussed about company के कौन-कौन से customers है, एंड यहाँ पे कंपनी के जो कस्टमर्स है इसमें एंट्री बैरियर क्यों है, बेसिकली OEM से अप्रूवल मिलने के लिए काफी समय चला जाता है। उनको अब तक भी आप देखो तो मारुति से अप्रूवल नहीं मिला है, बिकॉज मारुति का जो पॉलिसी है
they don't want to venture into more than 3 vendors. Apart from that, we have also discussed about कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें गवर्नमेंट का कैसे सपोर्ट हो रहा है. गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अबाउट द ईपीआर पॉलिसी, जीएसटी का यहाँ पर कट हुआ है. इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो वेस्ट बैटरी है उसके रिसाइकलिंग की कुछ नॉर्म सेट की है. तो बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी वुड बी द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनीज, जिसमें जो जायंट्स हो गए लाइक ग्रेविटा इंडिया. तो ग्रेविटा इंडिया जैसे ही अलग अलग काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज को हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं हमारे इमर्जिंग टाइटन्स एंड टाइनी टाइटन्स की सर्विसेज में. इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. टाइनी टाइटन्स ये हमारा एसएमई फोकस प्लान है जहां पर हम एक्सक्लूसिवली एसएमई रिलेटेड रिकमेंडेशंस देते हैं. एंड जो इमर्जिंग टाइटन्स है वो बेसिकली मेन बोर्ड की कंपनीज है जिसमें 70 to 80% ऑफ द जो पोर्टफोलियो वो स्मॉल कैप्स का है एंड लगभग 20 to 30% ऑफ द जो पोर्टफोलियो वो मिड कैप्स का है. तो ये जो दोनों सर्विसेज है इसमें हमारा जो फोकस है वो स्कटलबट रिसर्च पे है. ग्रेविटा रिलेटेड भी हमने उनका जो प्लांट है जयपुर में, वी हैव विजिटेड दैट प्लांट, और प्लांट विजिट से एक्चुअली आपको समझता है कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है एंड इट एक्चुअली रियली हेल्प्स यू टू टेक द बेटर डिसीजंस कंपेयर टू जस्ट गोइंग टू द कॉन कॉल्स और गोइंग टू द एनुअल रिपोर्ट. तो यदि आपने अब तक इमर्जिंग टाइटन्स या टाइनी टाइटन्स को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हो. इसकी जो डिटेल्स है मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे. एंड वैल्यू एडुकेटर इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. तो हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है इमर्जिंग टाइटन्स एंड टाइनी टाइटन्स, इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. तो आपको ये ग्रेविटा इंडिया का एक डिटेल वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो. और जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिखिए जो हमारा एक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है एंड इट आल्सो शोज योर सपोर्ट फॉर द वर्क वी आर डूइंग. तो ऐसे अलग अलग काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में मैं हर सैटरडे को आपके साथ डिस्कस करता हूँ. तो यदि आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके फ्यूचर में मिलते रहे. तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे. तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है जरूर आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, और जरूर ये जो वीडियोस है वो आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक एडिशनल नॉलेज मिल जाएगा अबाउट द डिफरेंट स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज.